जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। मैं इतनी को लाइन बना लिया जी इस पॉज के अंदर 0.56। अच्छा जी, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? बातें मत करो यार। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट बैलेंस शीट है। रिक्वायरमेंट नंबर 1 है एमएल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट। जरा जगह बचाइए मैंने, वैसे फायदा तो चलो देख लेते हैं, शायद हो ही जाए। एक्सट्रैक्ट एज ऑन 30 जून 2017। मेरा राइटिंग छोटी होती है यहाँ पर, बस आप देख लिया करें या सुन लिया करें कम से कम, जिनको नजर ना आए। 30 जून 2017 जी, 30 जून 2017, 30 जून 2016 और 30 जून 2015 भी है। बैलेंस शीट 3 साल की। ऊपर आपने रुपीज इन मिलियन लिखना है। बातें मत करो ना यार। मैं सोच रहा हूँ साकिब को बिठाया करूँ पक्का यहाँ पे, जो बोलता जाए उसको फटकाता जाए क्लास से बाहर। आइडेंटिफाई तो कर ले, फिर मैं खुद देख लूँ। बोलते रहते हैं जब मैं बोर्ड की तरफ मुंह करता हूँ, कुछ बेशरम लोग बोलते हैं बच्चे आज क्यों कम है। घर अभी से चले गए हैं, अभी से घर चले गए, बस वो घर ही रहे, फिर सीए करने का कोई हक नहीं है उनको। बकरे लेने हैं, खुद बकरे बन गए कुर्बानी का। 15, 16, 17 मैंने बहुत को क्लास पढ़ा के जाना है और फिर एक बकरा भी खरीदना है। आप खुद सोचो ये कैसे मैनेज होगा। इकट्ठे चलेंगे। अच्छा सुने, बाइक खरीद लेंगे यार। सुने जी इधर भाई, साकिब को बुला लें, नाम लिखते हैं आज इनके। बुला लें जल्दी से। बल्कि आप बैठे हुए थे, आप रजिस्टर लेके आ गए। इधर आ जाए, इधर ब्लैक कैप वाले भाई के साथ रजिस्टर पेन लेके आके इधर बैठे। जो बोले उसकी निशानदेही करें, मैं फिर देखता हूँ। अच्छा जी, बैलेंस शीट बनानी है, गलत फिगर्स उठाओ। 650, 612 और 700। 650, 612, 700। ओके जी। 15 पीपीई डेबिट मतलब बढ़ गया प्लस, और पीपीई क्रेडिट मतलब कम, माइनस कर लेंगे। तो प्लस 36.75 माइनस 9.19। रुक जाएं। देखा, एक ने रोका है आज, एक ने रोका है। क्या बैलेंस शीट है, रीस्टार्ट करना है। पहले इसको आगे लिखें फिर उधर जाएं। नए साल 15 वाली गलती को पहले 16 में लिखें फिर 16 को देखें। यही सिखाया हुआ है आपको, ठीक है। तो प्लस 36.75 माइनस 9.19 लिखकर अब इधर आके देखो पीपीई क्या हो रहा है, क्रेडिट यानी माइनस, ठीक है। तो पीपीई 9.19 से क्रेडिट, ठीक है। कहाँ बैठे हैं आप भाई, कहाँ बैठे? हाँ ठीक है, इसके साथ आके बैठे इधर, इधर। और जो नहीं नाम आता कोई मसला नहीं। रो नंबर 3 दरमियान वाला बच्चा, ऐसे लिखो, फिर मैं देखता हूँ इनको। डरना शरना नहीं है। हाँ डॉन एक ही होता है, इधर मैं हूँ खुद। अच्छा जी, नेक्स्ट चलें अब अगला। रुक क्या करें पहले? एज इट इज कॉपी पेस्ट करें, रीस्टार्ट करना होता है। तो ये 15, ये देखो, ये 15, फिर ये 16 और 17। पीपीई क्रेडिट और पीपीई डेबिट 9.19 से कम, 5.45 से बढ़, तो माइनस 9.19 प्लस 5.45। जरा माजरत, फिर आगे निकल आया, थोड़ा जज्बाती हो गई, ठीक है। तो कोई नहीं यार, इधर ऐसे कर लेते। वैसे जरूरत कोई नहीं थी, मैं नीचे ही कर देता, गुजारा हो जाना था, लेकिन चलो एनी कल जी। बताएं माजरत। 677.5, 6 नेक्स्ट 30 पॉइंट, नेक्स्ट 7, ठीक है। रीस्टेटेड क्योंकि ये ऑडिटेड गए पड़े हैं उसके पास, और रीस्टेटेड। और मुफ्त के नंबर रिटेन्ड अर्निंग्स वर्किंग रिक्वायरमेंट नंबर 3 ये उठाओ। 20.56, 258. ठीक हो गया। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट 1, 2, 3। रिक्वायरमेंट 4 है ना नोट्स वाली। एमएल नोट्स टू द, इधर जगह बचा रहा हूँ, नोट्स टू द फाइनल। अब इसमें एक्सट्रैक्ट नहीं लिख देना, पूरा नोट बनाएंगे। एमएल अलग लाइन में होता है, नोट्स अलग में होता है। अच्छा मैं जगह बचा रहा हूँ। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2017। नोट का नंबर आज वैसे ही 21 किया था मैंने। चेंज इन नहीं, एरर करेक्शन नोट, करेक्शन ऑफ एरर लिख लो यार। करेक्शन ऑफ एरर, प्रायर ईयर एरर होता है ऐसे, लेकिन चलो एरर भी ठीक है। एरर करेक्शन नोट, प्रायर ईयर एरर करेक्शन नोट, जो मर्जी लिख लो। अंग्रेजी दोनों नोट्स मांगे हैं ना उसने। नोट ए बना रहा हूं मैं, ठीक है जी। इट ड्यूरिंग द ईयर इट वाज आइडेंटिफाइड, लिखे अंग्रेजी भाई। यहां पे आके भी ये ना हो वो बेचारा देख रहा हो ये क्या हुआ क्या है। असल कहानी तो बताओ पाए ना, गलती हो इसी सही की था और ये चीजें बदली हैं। तो पहले ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है स्टैंडर्ड की। तो बताओ मसला क्या हुआ था, ठीक है। तो ड्यूरिंग द ईयर इट वाज आइडेंटिफाइड, लिखे आगे,
जल्दी से, इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट, बस ड्यूरिंग 2017 लिख लो, ड्यूरिंग द ईयर लिख लो यार, ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज आइडेंटिफाइड, ऊपर लिखा नहीं है, 17 की बात हो रही है, ड्यूरिंग द ईयर, इधर देखना यार, ऐसे की लिखा है, तो फिर किस साल की बात कर रहा हूं, ड्यूरिंग द ईयर इट वॉज आइडेंटिफाइड दैट ML had incorrectly, सवाल से देख के लिखना, दैट ML had incorrectly charged 36,75 million, एज इट इज कॉपी करना है, 36,75 million as maintenance expense, which was maintenance expense which was incurred on installation of plant, which was incurred during the year it was identified that ML had incorrectly charged 36,75 as maintenance expense which was incurred on installation of plant, गलती बताई हमने, which was incurred on installation of plant, full stop. The effect of this correction, the effect of correcting this error, यूं लिख लो बेहतर हो जाएगा, the effect of correcting this error on relevant line items of financial statements is as follows. लो मैंने तो लिख लिया, आप लोग बहुत ढीले हैं, वो पर्चे में डॉट्स ना डालना। द इफेक्ट ऑफ करेक्टिंग दिस एरर नहीं, एरर का इफेक्ट नहीं, करेक्शन का इफेक्ट बता रहे हो आप, खुदा को खौफ करो, इफेक्ट ऑफ दिस एरर, इफेक्ट ऑफ एरर करेक्शन बताना है आपने, द इफेक्ट ऑफ करेक्शन ऑफ दिस एरर ऑन रेलेवेंट लाइन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज एज फॉलोज। आइटम्स अफेक्टिंग SOCI, और फिर आ जाते होते हैं आइटम्स अफेक्टिंग SOFP, 30 जून 17, 30 जून 16, इनकम स्टेटमेंट 2 साल की होती है ना, बैलेंस शीट 30 जून 17, 30 जून 16, 30 जून जी, तो मसला हाँ, एरर करेक्शन के नोट में करंट ईयर को प्रेजेंट ही नहीं करते, ये नहीं बताते उनको कि हमने इस साल ये गलती की थी फिर इसको सही भी किया है, दावा खौफ करो। चेंज इन पॉलिसी के अंदर स्टैंडर्ड कहता है पॉलिसी के चेंज होने का इंपैक्ट इस साल के ऊपर भी बताओ, इसलिए वो बता देते हैं एरर करेक्शन में, तो लिख के नहीं काटना पर्चे में, लिखना ही नहीं है। चले अभी चले सीखने के लिए आपने अगर कर दिया, लिख के नहीं काटना पर्चे में, क्या है एरर करेक्शन नोट है तो करंट ईयर को आपने नहीं लिखना, ठीक है, अगले रूल वैसे ही। फिर 1 साल की इनकम स्टेटमेंट, लेकिन ऐसे याद नहीं रखना, वरना क्या याद रखोगे, बस याद ही रखा हुआ है 2 साल की इनकम स्टेटमेंट, 2 साल की चेंज इक्विटी, 3 साल की बैलेंस शीट, नोट में भी ऐसे लिख लिया, पॉलिसी चेंज है तो करंट को भी नहीं, तो करंट को नहीं, ठीक है। चलो अब 16 है भाई, प्रॉफिट एंड लॉस है, बिल्कुल इस तरह से, तो 16 है तो सिर्फ 16 को देखो, पर बैलेंस शीट है तो 16 के लिए 15 को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आ जाओ दोबारा एंट्रीज की तरफ, 16 में आए, कौन सा एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन, डेबिट मतलब बढ़ रहा है, तो इंक्रीज, पूरा डेप्रिसिएशन लिखना, डेप एक्स कितना लिखाना, इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना 9.19, बस फरमाइशी प्रोग्राम प्रॉफिट। अब यहीं पर देखा करो, फरमाइशी प्रोग्राम के लिए ना रिटेन्ड अर्निंग्स जैसे हैं, ऊपर ही देखना है, प्रॉफिट है ऊपर, एक बार एंट्री से देख के इन इंपैक्ट्स को ले आए हो, 2 हो 4 हो 10 हो, अब प्रॉफिट का इंपैक्ट यहीं देखकर निकालना है, ठीक है। तो इंक्रीज हो अगर एक्सपेंस तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो डिक्रीज इन प्रॉफिट्स 9 पॉइंट, मुश्किल तब आएगी जब 3-4 चीजें आएंगी, अभी तो एक ही आइटम होता है, कह रहे हैं बार बार यही कर लें यही लिख लें, नहीं, समझ के सोच के लॉजिकली लिखना है, ठीक है। आगे जी बैलेंस शीट में आते हैं, 2015 बैलेंस शीट में आए 2015, PPE प्लस और माइनस, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है ना, तो बढ़ भी रहा है और कम भी हो रहा है, तो यहाँ पे वर्किंग कर लेते हैं। एक भाई कह रहे थे कल के यहीं पे वर्किंग कर लिया करें, मैं जरा लग ले आता हूँ, यहाँ पे जरा गंद नहीं पड़ता स्पून से जी, बताएं जी आमिर भाई, ये दिखाएं इनको, 36.75 से प्लस 9.19 से माइनस, तो यहाँ पे हमने आके लिखा प्लस 36.75 माइनस 9.19, इक्वल वाला साइन लिखने की जरूरत, आंसर लिखने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचाओ, इन दोनों को नेट करो तो प्लस आता है कि माइनस, मतलब इंक्रीज इन PPE कितना 27.56। मैं प्लांट को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 2 के लिए अब रोके मुझे, बैलेंस शीट बन रही है, तो पहले ये तो लिख लें, अब जाकर देखें 16 में क्या हुआ, हद होगी आप लोगों की भी, कुछ भी आप कर लेते हैं, 9.19 से कम हो रहा है एसेट, माइनस 9.19, बस आंसर ना लिखो, आंसर इधर लिख लो, नेट में प्लस है, इंक्रीज ही आ रहा है, बस, या कोई फरमाइशी प्रोग्राम भी है, रिटेन्ड अर्निंग्स। मुझे पता है आप कह रहे हैं बस ठीक है इसको उल्टा देते हैं, और यार मुश्किल सवालों की तैयारी करो, अपनी तरतीब पूरी रखो। नंबर 3, अच्छा यहाँ पे लिख तो लो, ये वर्किंग 1 से आया,
ये वर्किंग 2 से। अच्छा जी, इक्विटी इक्वल होती है एसेट माइनस लायबिलिटी। अब जब मैंने कहा फरमाइशी प्रोग्राम पे आना है ना, तो फिर एंट्रीज की तरफ दोबारा नहीं जाना। हारून क्यों देख रहे हो एंट्रीज को? दोबारा एंट्रीज की तरफ नहीं जाना। फरमाइशी प्रोग्राम के लिए प्रॉफिट है तो ऊपर वाले लाइन आइटम्स को यहीं से देख लो, एंट्रीज में ना जाओ। यहाँ रिटेंड अर्निंग्स है तो यहाँ ऊपर वाले लाइन आइटम्स को देखो, एंट्रीज में ना जाओ, वरना फिर फंस जाओगे, गलती करोगे, डबल टाइम लगाओगे। जब ये आपने फरमाइशी प्रोग्राम यानी प्रॉफिट और रिटेंड अर्निंग्स लेना होगा ना, तो ऊपर वाले लाइन आइटम्स को सिर्फ देखना, फिर वर्किंग में दोबारा जाने की जरूरत नहीं, वरना सारा काम शुरू से कर रहे होगे। ठीक है, अब इधर देखो एसेट्स में क्या है, ऊपर नजर आ रहा है पीपीई में इंक्रीज है, एसेट बढ़ गए कितने से 27.56। कोई लायबिलिटी शायबिलिटी, कोई और एसेट आ जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, मल्टीपल चीजें आया करेंगी। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, बस आंसर इधर देखना, इधर नहीं लिखना। कितना पॉजिटिव है, पॉजिटिव या नेगेटिव? 27.56। तो रिटेंड अर्निंग्स में भी क्या आ गया, इंक्रीज। मुझे पता है आप लोगों को ये भी पता लग रहा है कि एक्सपेंस क्योंकि रिवर्स किया तो प्रॉफिट ने बढ़ना ही था, लेकिन क्यों ऐसे सोचना, चल रहा है काम, चलने दो। ठीक है, नंबर 3। उसके बाद जी वर्किंग नंबर 4, बस ये एज ऑन हुआ पड़ा है ना, ये रीस्टार्ट हुआ पड़ा, इसलिए कह रहा हूं बार बार वर्किंग की तरफ ना गवर्नर गलती हो जाएगी। हुआ पड़ा ना, इंपैक्ट के लिए बस ऊपर देखो, ये ऑलरेडी रीस्टार्ट होकर यहां तक पहुंचा हुआ है ना इंपैक्ट, इसलिए इसको उठाओ, हमेशा बचत हो जाएगी। ठीक है जी, एसेट बढ़ रहा है 18.37 से, लायबिलिटी कोई नहीं माइनस हो रही। ठीक है, लायबिलिटी कम हो रही होगी तो माइनस माइनस प्लस पे चला जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रही होगी तो माइनस प्लस माइनस, वो फिर प्लस माइनस तो आपको देखो मुकाबला करना आता ही है ना, वो करवा लेना, वो करवा, समझ आई है? ठीक है जी, 18.37। लो जी, नोट बन गए। कोई मसला? कंफर्टेबल होते जा रहे हो? चेंज इन एस्टीमेट, in view of significant changes in expected pattern of economic benefits from an item of equipment, it has been decided to change the depreciation method. It has been decided, पूरी बात लिखनी है, to change the depreciation method to straight line भी कर सकते हैं, या यूं भी लिख सकते हैं, from reducing balance to straight line. The effect of this change on profits is as follows. प्रॉफिट्स के ऊपर इसका क्या असर आया? ये हमने दो चीजें बतानी होती थी, इंक्रीज या डिक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट, हंस क्यों रहे हो, और इंक्रीज या डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर्स प्रॉफिट्स। ये वर्किंग करनी है अब मैंने, नोट करवा ली जी। जी, दूसरा असर किस पे पड़ता है? दूसरा असर किस पे पड़ रहा है? पीपी पे पड़ रहा है ना, यहां दिखा तो दिया, तो चल जाता है वो, सिर्फ प्रॉफिट पे दिखाओ, क्योंकि दूसरा असर एसेट पे पड़ना है ना, इसका एस्टीमेट चेंज का, वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, पर ठीक है, उसकी जरूरत नहीं। अच्छा जी, अब तरीका वारदात याद है? हम ये कहते थे कि ये घर पे प्रूव करना है, मैंने सुबह वाली क्लास को भी होमवर्क दिया है। क्या करोगे आप इस तरह से चलोगे, इस वर्किंग को करोगे कंटिन्यू, मजीद 3 साल इस वर्किंग को क्या करोगे, कंटिन्यू। जो डेप्रिसिएशन आएगी वो यहाँ पे लिखोगे 1 2 3 पुराने वाली, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ये तो स्ट्रेट लाइन है, 10.5 10.5 10.5 दोनों का डिफरेंस लोगे, तो जितने से ये कम हुई है एग्जैक्ट उतनी अमाउंट से फ्यूचर में बढ़ेगी। मैंने तो यहाँ भी 2 सवाल किए थे, मैंने और भी सवाल करवाने हैं, लेकिन आज टाइम नहीं मिला, मैं प्रूफ भी कर दूंगा, लेकिन पर्चा पास होने के लिए इतनी बात काफी है कि करंट ईयर के अंदर जो डेप्शन का इंपैक्ट आया है, फ्यूचर को उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दो। आज भी रेजल्ट वैल्यू नहीं बदली, कल रेजल्ट वैल्यू बदलेंगे, उसका असर भी आता है, वो देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना, तो करंट ईयर में इधर देखो, मैंने कहा था करंट ईयर में अगर डेप्रिसिएशन 33 रुपए से कम हुई है तो फ्यूचर ईयर में एग्जैक्ट 33 से बढ़ेगी। करंट ईयर में अगर डेप्शन 25 से बढ़ गई है तो फ्यूचर में एग्जैक्ट 25 से कम होगी। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 75 है, तो ये उसूल है, और भी आजमा लेंगे, लेकिन पर्चे में आजमाना नहीं है, पर्चे में बस अप्लाई करना है उस्ताद की इस बात को कि करंट ईयर के अंदर डेप्रिसिएशन क्या हो रही है, कम। अच्छा, वर्किंग नंबर, अच्छा ये वर्किंग अजीब ही काम बन गया ये 1 2 3 अलग से चल पड़ी हैं, तो इनको यूं कर लेता हूं मैं, चलो गुजारा चल रहा है, इसको समझ जाओ, ये दूसरी वर्किंग से, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनाने लगा, तो मुझे जो वर्किंग चाहिए होती है, अब वो वर्किंग नंबर 3 मैंने इसको कह दिया था, इसको 4 कर लेते हैं। बड़ी सिंपल सी वर्किंग थी, हमने करंट ईयर उसी से चलाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे, करंट ईयर और उसी को लेना है, वहीं से लेंगे। मैं वहीं पे कहते तो कर देता हूँ, वर्किंग 4 वहां पे कर देता हूँ, बात क्या है यहाँ पे ये देख लो, वर्किंग नंबर 4, सिर्फ वर्किंग 3 वहां पे लेजर वाली जो जरूरी नहीं थी, हाँ 2.1 मैंने वहां पे की थी, वो जरा जरूरी है। ओके, अच्छा अब इधर देखो जी, मैं कह रहा हूं जी करंट ईयर में क्या असर है डेप्रिसिएशन के ऊपर, बोलो करंट ईयर में क्या असर पड़ा है डेप्रिसिएशन के ऊपर? डेप्रिसिएशन एक्सेस थी, हमने क्या की है, कम, तो डेप्रिसिएशन कम हुई तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। कल इंशाल्लाह इसके दरमियान में रेजल्ट वैल्यू भी लाएंगे अगले साल के लिए, फिलहाल नहीं। प्रॉफिट कितने से बढ़ गया? उसके बाद मैंने कहा था उस्ताद की बात माननी है, चुप करके पर्चा अगर पास करना है तो चुप करके इसको उल्टा दो,
उल्टा दो, डेप्रिसिएशन को बढ़ा दो, बगैर आंखें बांध के, बगैर कुछ सोचे समझे, ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट से इसको बढ़ा दो। प्रूफ भी हमने किया था, मजीद भी करेंगे प्रूफ, ठीक है। तो डेफिनेट एक्सपेंस के बढ़ने से फ्यूचर ईयर के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, कर रेजल वैल्यू आएगी तो फिर यहाँ पे थोड़ी चेंज आएगी, वरना ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। 5 पॉइंट, तुम इस बात पे हंस रहे थे दोनों, 5.45 पे किस पे हंस रहे थे? अहमद अब्दुल्ला पे? तुम यहाँ पे मस्करियां करने आते हो, लोगों को सामने आते हो जी। अब भाई ये वाली बात ये सिर्फ अंग्रेजी में लिख के बतानी है। इंक्रीज इन करंट ईयर प्रॉफिट 5.45 और डिक्रीज इन फ्यूचर ईयर प्रॉफिट्स, ठीक है जी, वर्किंग नंबर 4। ठीक है जी। अब 2 से 3 मिनट दें, इससे पहले के साथ कराम आने लग जाएं। एक तो आपके हैंडआउट के अंदर आपको नजर आ रहा है फखर लिमिटेड वाला सवाल, ठीक है। उस सवाल को तो मैंने पढ़ाया भी नहीं, उसको बिल्कुल खुद ट्राई करना है आपने। उस सवाल के अंदर बाकी सारी चीजें, चेंज इक्विटी बनानी है, लेकिन बाकी सारी चीजों से हटकर फखर लिमिटेड ने अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल था ना, वो कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल पे किया। तो जितने अरसे से कॉस्ट पे चला आ रहा था, वो डेप्रिसिएशन निकली होगी, वो रिवर्स करोगे, ओके। और जितने अरसे से फेयर वैल्यू पे नहीं था, वो फेयर वैल्यू पर लेके आओगे, गेन लॉस रिकॉर्ड करोगे। तो ये सवाल आपने घर पे ट्राई करना है। जाहिर है मैंने तो कल करवाना है, लेकिन कल करवाना है। असल जो सवाल आपको, आपके चारों टायर, वो सवाल है मोहानी मैन्युफैक्चरिंग। वैसे मुश्किल नहीं है, वैसे आसान है, लेकिन चूंकि एक बात की नहीं हुई इसलिए जरा मुश्किल है। तो ये सुन लो, एक जुमला लिखो, फिलहाल इसको रट्टा लगा के अप्लाई कर लो, कल सारी चीजें समझाऊंगा, ठीक है ना। मुझे एक बात बताओ, इतना को पता है आपको कि प्रॉफिट और स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट होता है। यानी क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट बढ़ेगा, कम करेंगे तो प्रॉफिट। उसकी वजह ये होती है कि कॉस्ट ऑफ सेल में ना ये माइनस होने वाली फिगर है, ये जितनी बढ़ाते जाओगे कॉस्ट ऑफ सेल कम होती जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल कम होती जाएगी तो प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। लेकिन ये कल प्रूव करेंगे, आज इतनी लंबी सोचनी। आज सिर्फ एक जुमला लिखो, पहला जुमला लिखो, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है, फुल स्टॉप। आगे लिखना नहीं है, वो कल लिखवाऊंगा पूरी बात, आगे आपको पता है। मतलब अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़े तो प्रॉफिट भी बढ़ता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो प्रॉफिट, ठीक है ना। तो ये फुल स्टॉप लगा लो, अभी आगे एक और लाइन लिखनी है। फिलहाल ये क्या है, एक उसूल, क्या क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट। इस सवाल में मोहानी वालों ने क्या डिसाइड किया है कि हम अपने मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री को FIFO से एफको पे लेके जा रहे हैं, इन्वेंट्री चेंज इन पॉलिसी, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने हमें FIFO से एफको हर साल का स्टॉक बता दिया। खड़े कहां पे हैं वो, इस वक्त 15 में खड़े हैं, 15 में। पिछले 3 साल से उन्होंने शायद बिजनेस शुरू किया था, तो पिछले 3 साल का उन्होंने डाटा दे दिया। अब हमने क्या करना है, बहुत सिंपल है, लेकिन आपने एंट्रीज की तरफ नहीं जाना, आपने ना इस तरह से इंपैक्ट निकाल लेना है ऑन प्रॉफिट, ठीक है ना। इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट कैसे, सिंपल, FIFO से एफको पे लेके जा रहे हैं, आप घर पे करेंगे। सवाल आपका टेस्ट है आपका, ये मैंने करवाना कल है, लेकिन मैं छेड़ के तरफ भेज रहा हूं। FIFO से एफको पे आए, अगर आए तो 37 से 35 क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रहा है, कम। अगर क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है 13 का, तो प्रॉफिट बढ़ेगा कितने से, सॉरी कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम होगा कितने से, 1.5। चले आगे, 2014, ये 2014 31 दिसंबर 14 क्लोजिंग 42 है FIFO वाला। अगर चेंज करते हैं आपको पे तो ये 44 है। क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी कितने से, प्लस 2.2। प्रॉफिट पे इंपैक्ट निकाल रहा हूं मैं डायरेक्ट, एंट्री सीधर नहीं जाना है, ऐसी एडजस्टमेंट कभी भी की जरूरत नहीं है। प्लस माइनस ही करना है ना प्रॉफिट में, यहां से करेंगे इंशाल्लाह। 15 में 58 से 54 कम हो रहा है, प्रॉफिट कम हो रहा है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक कम हो रहा है तो प्रॉफिट भी कम हो गया। यहां तक कोई मसला? अच्छा, ये इतना मसला है भी नहीं, मसला तो अगली बात में आता है, लेकिन वो बस उस्ताद की मान लो। देखो, कॉस्ट ऑफ सेल में नेगेटिव वाली चीज ये जितनी बढ़ाएं प्रॉफिट बढ़ता है, तो पॉजिटिव वाली चीज जितनी बढ़ाएंगे वो प्रॉफिट को कम नहीं कर देगी। मतलब स्टॉक का रिलेशन डायरेक्ट है ना, तो ओपनिंग का क्या है, इनवर्स, रिवर्स, लेकिन वो लिखना नहीं है, बस अगला जुमला इसके आगे ये लिखो। पहले मैंने क्या लिखवाया, ये सारी चीजें तफसील से प्रूफ करके लंबा रूल भी लिखवा दूंगा। फिलहाल सिर्फ जुगाड़ पर्चे को पास करने के लिए कितनी बात, क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का रिलेशन डायरेक्ट है, फुल स्टॉप। मतलब समझ आ गया ना, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। दूसरी लाइन लिखें, एक पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग बनता है। एक पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग बनता है। तुम भी लिख लो यार, अच्छा उसकी तस्वीर लेंगे। एक पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग बनता है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर देखना था, इधर आंखें बंद। 13 वाला क्लोजिंग 14 में ओपनिंग बना, प्लस 1.5 ऑपोजिट। अब आप कहोगे ये आगे भी जाएगा, ओ भाई नहीं, 13 का क्लोजिंग 14 में ओपनिंग बनता है, सबसे पहले वो बेच के फारिग करते हैं, वो ओपनिंग फिर क्लोजिंग में नहीं पड़ा होगा, ठीक है ना। अच्छा, ये कहानी खत्म। अब 14 का क्लोजिंग आया, देखना 15 का ओपनिंग बनेगा, आंखें बंद करके माइनस, जरा सही कर लो, ऑपोजिट साइन। बस ऐसे कर लेना, ट्राई करना, मैं हूं समझाऊंगा इंशाल्लाह प्रूफ कर करके। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होगी, गल बात गई जे, बात यहां खत्म नहीं होगी। चुप कर जाना यार। यहां पे तो आपने ये पॉलिसी चेंज का इंपैक्ट ले लिया। पॉइंट 2 में उन्होंने कहा, अच्छा ये मैंने मिटाया, पॉइंट 2 में उन्होंने कहा कि एक एरर का पता लगा है,
उस एरर को सही करना है ना, तो आप वो भी अलग से एंट्रीज करने की बजाय उसको भी यहीं पे पोस्ट कर देना, क्योंकि बनानी चेंजेस इन इक्विटी है, सिर्फ प्रॉफिट का इंपैक्ट चाहिए। तो आपने सिर्फ देखना है एंट्री का प्रॉफिट पे करके एंट्री बेशक, फिर उसका इंपैक्ट प्रॉफिट पे ले लेना। जिस साल के अंदर वो करेक्शन किया बस उस साल के प्रॉफिट के ऊपर प्लस या माइनस कर देना जो प्रॉफिट का इंपैक्ट हो। इस तरह से कोशिश करनी है, सवाल करने की, हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको मार नहीं दे सकेगा, पासिंग मार्क्स ले लेने आपने इंशाल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।